जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम हिस्ट्री के 10वें लेक्चर के साथ आपके सामने आए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने गांधी जी से जुड़े हुए उनके परिचय के बारे में देखा था और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा उनको कई उपाधियां दी गई थी, हमने उसके बारे में देखा था। आज हम जानेंगे गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और कुछ घटनाओं के बारे में, जो कि एग्जाम का बहुत पार्ट बनते हैं। आप सीधे तौर पर उनके सन याद रखने वाले हैं। हालांकि मैं सारे के सारे इवेंट्स और जितने भी मूवमेंट हुए हैं सबकी डिटेल आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन गांधी जी से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन, है ना। अपन पढ़ रहे थे गांधीयन एरा, गांधीयन एरा, गांधीयन एरा यानी गांधी युग। और उनसे संबंधित पहले तो हम कुछ मूवमेंट जानते हैं और फिर इसके बाद हम जानते हैं कि उनसे जुड़े हुए कुछ इवेंट क्या क्या रहे हैं, उन सब के बारे में, इवेंट के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, है ना। अभी हम जानते हैं आंदोलन के बारे में और साथ साथ हम ये भी जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। पहले हम देखते हैं गांधी जी के जीवन की शुरुआत जब भारत में हुई तो सबसे पहला वो सत्याग्रह करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, कौन सा आप याद रखेंगे? चंपारण सत्याग्रह, आप इसको याद रखने वाले हैं, चंपारण सत्याग्रह। आपको पता है कि बिहार के चंपारण में यह सत्याग्रह हुआ था 1917 में और इसमें शुक्ल जी के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया। और यहां आपको पता है कि 3 कठिया पद्धति, जहां आपको पता है कि अंग्रेज जबरदस्ती नील के उत्पादन को प्रेरित कराते थे, उसको लेकर उसके विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया, है ना। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ये हुआ 1917 में, 1917 में। दूसरा आंदोलन हम देखेंगे अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, हम इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह है? खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। अच्छा, इनके सारे नाम इंग्लिश में भी एज इट इज रहने वाले हैं, तो जहां मुझे जरूरत लगेगी तो उसका नाम बदला हुआ है तो वहां जरूर लिखूंगा मैं, असहयोग आंदोलन। इसको इंग्लिश वाला बच्चा याद रखेगा, इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि एनसीएम शॉर्ट में कई बार आपको लिखा मिलेगा, असहयोग आंदोलन। अच्छा, थोड़ा सा इसका ईयर देखो, डायरेक्ट आप ईयर याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार सीधे ईयर आ जाते हैं। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920। अच्छा, असहयोग से पहले एक आंदोलन और स्किप कर दिया मैंने, उसको भी लिख ही लेते हैं, खिलाफत मूवमेंट। कौन सा है? खिलाफत मूवमेंट। ये भी बहुत खास है ना, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसी दौरान अंग्रेजों ने टर्की पर कार्रवाई कर दी थी और टर्की में इस्लामिक जगत का खलीफा बैठता था, तो उस पर कार्रवाई हो जाने की वजह से जो भारतीय मुसलमान थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके चलते खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट 1919 में, है ना। तो आप इसको भी याद रखने वाले हैं 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा है तो 1920 में। चलिए, है ना। अभी अपन इवेंट भी देखने वाले हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन। इसके अलावा आप याद रखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ आप याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, इसको बोलते हैं सीडीएम शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन शॉर्ट वी कैन से सीडीएम, सीडीएम। और ये कब शुरू हुआ तो आप ये भी याद रखने वाले हैं, ये शुरू हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में, 1930। देखो अब याद कैसे रखेंगे, 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, 1918 फिर से खेड़ा सत्याग्रह, 1919 खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन
और 1930 या 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट बनती है दांडी यात्रा। आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी गुजरात के साबरमती से स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च, और 6 अप्रैल 1930 को जाके गुजरात में एक जिला है नौसारी, और नौसारी में एक तट है जिसको बोलते हैं दांडी तट, वहां जाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। इतिहास में इस यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 385 किलोमीटर का रास्ता था। 78 सहयोगियों के साथ गांधी जाते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि दांडी यात्रा कब चालू की गई थी, कब एंड की गई थी, रास्ता कितना लंबा था और कितने सहयोगी इसमें शामिल थे उसमें, है ना, इसको याद रखने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें अपन, तो गांधी जी का सबसे फेमस अपन को पढ़ना है इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह। मैंने क्या कहा? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल मूवमेंट। इंडिविजुअल मूवमेंट सुनकर लिख सकते हैं आप। इंडिविजुअल मूवमेंट कब हुआ? 1940। और साथ साथ में अंतिम तौर पर आप याद रखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये वो सारे आंदोलन हैं गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए। इन सारे आंदोलन को अपन एक एक करके पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। गांधी जी ने इनकी शुरुआत कहां से की, कैसे की, क्या किसी आंदोलन के दौरान कोई विशेष नारा लगाया, इसके संबंध में अपन सारी चीजें जानने वाले हैं। चलिए अपन गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ इवेंट जान लेते हैं, कुछ घटनाएं जो सीधे तौर पर इतिहास में गांधी युग से प्रभावित होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आया था, आपको याद रखना है, रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट के द्वारा। आज की क्लास में इसको पढ़ने भी वाले हैं अपन, रॉलेट एक्ट के बारे में, 1919 में। इसी रॉलेट एक्ट से जुड़ी घटना है जलियांवाला बाग ब्लडशेड, जिसको अपन जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इंग्लिश वाला बच्चा लिख सकता है जलियांवाला बाग ब्लडशेड या जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुई ये घटना। अभी आप केवल ईयर याद रखेंगे, ये सारे के सारे ईयर आप मन में रिवाइज करते चलेंगे, और बैठे हैं जहां तो मन में बोलने की कोशिश करें। यदि कोई नहीं है तो आप कमरे में बोल सकते हैं। बोलने से दिमाग को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो चीजें थोड़ा सा याद रखने में आसानी होती है। तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला एक्ट, और इसके बाद अपन देखेंगे 1919, इसी के जस्ट बाद इससे जुड़ी घटना है। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, एक पार्टी बनती है कांग्रेस में। अच्छा, पार्टी बनने से पहले आप इसको याद रखेंगे, एक घटना और होती है, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड 1922 में। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मी इसमें जलकर मारे जाते हैं। ये असहयोग आंदोलन का एक पार्ट थी। जब अपन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे तभी अपन देखेंगे कि चौरा चौरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से इस घटना को अंजाम मिला और 22 पुलिसकर्मी जलकर मरे, और ब्रिटिश प्रशासन ने बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को फांसी सजा सुनाई, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा कई लोगों की सजा को माफ कराया गया इस घटना के दौरान। तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया, और इनको आगे चल के जेल भी हुई इनको, है ना। तब तबीयत खराब होने के कारण इनको छोड़ा गया। तो अपन देखेंगे सारी बातें। तो चौरा चौरी कॉन्स्पिरेसी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले एक पार्टी है बहुत फेमस, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 चितरंजन दास के द्वारा एक पार्टी बनाएगी, इसका नाम था स्वराज पार्टी। इसको अपन जानने वाले हैं। सीधे तौर पर मांग करेगी स्वराज की डिमांड करेगी, क्योंकि नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है स्वराज पार्टी। इसके बाद अपन देखेंगे भारत में एक आयोग आएगा, इसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज हुआ करते थे, और भारतीयों का कहना था कि इस कमीशन में एटलीस्ट एक सदस्य तो इंडियन होना चाहिए। इसी बात को लेकर इंडियंस के द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए कि साइमन वापस जाओ। कब आया था? 1928 में। चलिए, इसी के बाद आप देखने वाले हैं साइमन कमीशन के बाद जैसे ही साइमन कमीशन विफल होता दिखा तो बर्कन हेड के द्वारा चुनौती दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी उस समय एक्टिव थे राष्ट्रीय आंदोलन में, इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। सीधे तौर पर चुनौती मिली कि आप एक काम करो, आप तो रिपोर्ट तैयार करो और अब लिख कर दो कि आपको अधिराज या डोमिनियन चाहिए,
और सारे नेताओं के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। तो नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, इसको इतिहास में जाना जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से, नेहरू रिपोर्ट 1928, 1928 नेहरू रिपोर्ट। लेकिन चूंकि ये भी फैल रही, तो ये सारी की सारी इवेंट है, आप इनको लिखेंगे फटाफट से या इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। 7 कमीशन 1928 और नेहरू रिपोर्ट ये भी 1928। इतनी बातें आप याद रखने वाले हैं, ये सारी की सारी बातें आप याद रखने वाले हैं। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और भी अपन देखें तो 1930 में, अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसको इंग्लिश वाला बच्चा लिखेगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, शॉर्ट में इसको आरटीसी कहा जाता है। 1930 में हुआ ये। ब्रिटेन का उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड कहता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर मुझे चर्चा करनी है और भारत में जितने बड़े नेता हैं सबको फटाफट से बुलवाओ। ठीक है, नोटिस पहुंच गया। और आपको याद रखना है, नवंबर का महीना था, ये सम्मेलन ब्रिटेन में एक जगह है लंदन, और लंदन में एक पैलेस है जेम्स पैलेस। जेम्स पैलेस में ये चालू हुआ, सारे नेता उपस्थित हुए। आपको पता है महात्मा गांधी इस दौरान जेल में जा चुके थे और महात्मा गांधी यहां उपस्थित नहीं रहे, है ना। तो इसको इतिहास में प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जब रैमसे मैकडोनाल्ड को पता चला कि गांधी जी उपस्थित क्यों नहीं है, क्योंकि गांधी जी तो भाई जेल में है, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। सीधा इरविन से बोला गया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुझे गांधी जी चाहिए। तब इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। आपको याद रखना है, जैसे ही गांधी जी को जेल से रिहा किया गया तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, एक वार्तालाप हुई। इतिहास में से बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। लिखेंगे आप गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ तो अब याद रखने वाले हैं 1931, 1931। जैसे ये हुआ उसी साल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लगाया गया, फिर से कहां, लंदन के जेम्स पैलेस में। और गांधी जी अपने एसएस राजपूताना नामक जहाज से सीधे कहां पहुंचते हैं, लंदन, और इनका वहां भव्य स्वागत होता है। इनको माला पहनाई जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से इनका स्वागत किया जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सारी घटनाएं भी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, है ना। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट में लिख दिया सेकंड आरटीसी। आप इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि बी आर अम्बेडकर कौन सी सम्मेलन में गए थे, तो जानकारी के लिए बता दें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसमें भाग लिया गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, तो आपका सीधे तौर पर आंसर रहने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये लगातार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं, साथ साथ में दलितों को स्पेशल वोट राइट की मांग कर रहे हैं। कहां, लंदन के जेम्स पैलेस में। इतना फटाफट से लिखेंगे आप, है ना, इसको लिखेंगे आप। अच्छा, इसी के बाद एक घटना इससे जुड़ी हुई, इसका नाम है पूना पैक्ट। कौन सी है, पूना पैक्ट। इसको इतिहास में जाना जाता है पूना समझौता के नाम से। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना की यरबुदा जेल में बैठकर आमने सामने आकर दोनों के बीच में समझौता हुआ। इतिहास में से जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से। और आपको याद रखना है 1932 में हुआ पूना पैक्ट। और जैसे ही पूना पैक्ट होता है, गांधी जी फिर से जाते हैं कहां, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और अब लगेगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और कब, 1932, है ना। चल, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और इसी के साथ साथ भारत में चालू होने वाला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब से कब तक,
1939 से लेके 1945 तक। इसका भी भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा अपन जानेंगे। आपको पता है अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका जाता है, और जब बम फेंका गया तो पूरी तरीके से तहस-नहस हो गए। और हाल के हाल अक्टूबर के महीने में स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की और इस यूएनओ का दबाव पड़ा कि ब्रिटेन ने जितने देशों पर अपना आधिपत्य करके रखा है उनको पूरी तरीके से फ्री किया जाए। और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि भारत पर प्रशासन संभालने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं बचा, और कई कारणों से वो भारत से वापस भी जाना चाह रहे थे। तो भारत की आजादी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत 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 बड़ा योगदान रहने वाला है। इसके बाद अपन जानेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अगस्त प्रस्ताव, जो कि आया 1940 में, 1940 में। और साथ साथ में अपन जानेंगे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव भारत में आया गया, इसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इतने सारे अपन को इवेंट इसमें पढ़ने हैं। तो आप खुद सोच के चलिए गांधी युग कितना बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसके अंदर कितने सारे इवेंट अपन को पढ़ने होते हैं। अच्छा, आप एक चीज लिखना चाहें तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। डिमांड ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसी से जुड़ी हुई घटना है। पाकिस्तान की डिमांड होने लगी 1940 में। और आपको पता है कि पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र हुआ करता था, जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को पाकिस्तान कहकर पुकारा। और आप जानते हैं पाकिस्तान शब्द का फुल फॉर्म तो आप पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के आई फॉर कश्मीर, और एस का मतलब है सिंध, और तान का मतलब बलूचिस्तान। क्या मतलब इसका? बलूचिस्तान, है ना। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान कहकर पुकारा गया। और 1940 में पहली बार डिमांड उठेगी किसकी? एक सेपरेट राष्ट्र की, एक पृथक राष्ट्र की, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की, जिसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। ठीक। और 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग कर दिया जाएगा क्या? पाकिस्तान को। ठीक। तो आप इसको याद रखने वाले हैं। अब यहां आपने एक चीज गौर की होगी, ये गांधी जी के आंदोलन है, सत्याग्रह है, और ये गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं जहां पर गांधी जी का डायरेक्टली आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह की शुरुआत तो दक्षिण अफ्रीका से कर दी थी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा किया गया, तो आप याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य पर अड़े रहना, अपनी मांगों के लिए सत्य पर अड़े रहना, सत्य के साथ आग्रह करना, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। और गांधी जी ने सत्याग्रह करने की जो कला है ये हेनरी डेविड थारो के द्वारा सीखी थी, आप इसको भी याद रखेंगे। और साथ साथ में यहां शारीरिक बल का प्रयोग ना करके मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसी के द्वारा किसी से अपनी मांगे मनवाने के लिए। जैसे इसमें गांधी जी क्या करते थे, अक्सर हंगर स्ट्राइक का यूज करते थे, भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। आप भी इस चीज को आपने अनुभव किया होगा। आप जब घर पर कोई डिमांड रखते हैं तो शायद वो पूरी हो या ना हो, लेकिन आप खाना छोड़ दें, आप अटल हो जाए उस बात पर कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, और 4 दिन खाना ना खाएं, तो मुझे ऐसा लगता है 5वें दिन आपको वो चीज लाके दे दी जाएगी। तो बस यही होता है कि मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अपनी मांगों को मनवाना, है ना। कष्ट भी होता है शरीर में, लेकिन मांगे पूरी हो जाती हैं। ऐसा गांधी जी करते थे, है ना। तो ये सारे जीवन से जुड़े कुछ आंदोलन है, इन सबको अब याद रखेंगे। देखो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, डायरेक्टली ईयर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी घटना किस सन में होती है। आपको ऑप्शन में ए सन इनमें से मिलेंगे आपको, तो आप इनको याद करेंगे आप, है ना। ज्यादा दिक्कत आती है तो बढ़िया लिखो और शीट काट के जहां सोते हो वहां चिपका लो, 4 बार दिन में देखो इनको, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो अपन सबसे पहला इनके जीवन का इवेंट देखते हैं, वो है रोलेट एक्ट। कौन सा है? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। अब कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। 1919 देखो, आपको पता है 1914 से लेके 1918 तक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबको पता है अच्छे से बात कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इस समय हमारी मांगों को लेकर अंग्रेजों ने कहा था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, यानी कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत को स्वराज दे देंगे, हम
हम भारत को स्वराज दे देंगे, हम भारत को सेल्फ रूल दे देंगे। लेकिन पता आपको, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने हमें स्वराज नहीं दिया। जब हमें स्वराज नहीं मिला तो अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भारत की जनता आक्रोश में आएंगी, भारत की जनता में क्रांतिकारी गतिविधि जन्म लेगी। तो इस क्रांतिकारी गतिविधि को दबाने के लिए कोई तो ऐसा कानून होना चाहिए जो इन क्रांतिकारियों को पकड़कर सीधे जेल में डाल दे। तो पहली बार 1919 में सिडनी रोलेट के द्वारा, मैंने क्या कहा, एक ब्रिटिश अधिकारी है सिडनी रोलेट, आप उसका नाम याद रखेंगे, सिडनी रोलेट के द्वारा, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून बना, अध्यक्षता में 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को भारत में आ गया बनकर रोलेट एक्ट। जैसे ही भारत में रोलेट एक्ट आया, इस रोलेट एक्ट की खासियत देखो, इसको भारत की जनता ने ब्लैक लॉ कहा। इसको कहा कि ये तो काला कानून है, ये ब्लैक लॉ है। भाई ऐसा क्यों कहा? काला कानून, काला कानून कहा। आपको पता है पुलिस तब तक नहीं पकड़ सकती है जब तक उसके पास वारंट ना हो, और पुलिस ने आपको पकड़ भी लिया तो पुलिस का एक फंडा होता है, पुलिस एक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि 24 घंटे के भीतर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने आपको खड़ा करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना होता है। अब जब पुलिस पकड़ेगी किसी व्यक्ति को ब्रिटिश जमाने में, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा। अब मजिस्ट्रेट हो सकता है उसको रिहा कर दे तो व्यक्ति बच गया। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि किसी व्यक्ति को पकड़ना है तो उसके ऊपर एक काम कर सकते हैं, उसको अपन शक के दायरे में पकड़ सकते हैं। अंग्रेज कहते थे अगर लग रहा है कोई व्यक्ति उपद्रव कर सकता है, क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, उसके ऊपर तुरंत रोलेट एक्ट लगा दो। क्या लगा दो? रोलेट एक्ट। और जैसे ही किसी व्यक्ति पर रोलेट एक्ट लग गया, अब ना तो उसकी कोई दलील होगी, ना उसकी कोई अपील होगी, और ना ही वो कोई वकील कर सकता है, सीधे डायरेक्ट जेल। मैंने क्या कहा? सीधे डायरेक्ट जेल। इतना खतरनाक कानून था ये। तो इस कानून को बिना दलील, बिना वकील और बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया। इस कानून को कहा गया ऐसा कि भाई ये तो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून है, या तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इसको कहा गया तो पता है आपको याद रखना है, पंजाब के दो नेता हुआ करते थे, डॉक्टर सत्यपाल और एक नेता और था, इसका नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों नेता विरोध कर रहे थे, इस कानून का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे ये क्या कानून लेकर आए हो, हटाओ इस कानून को। विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने कहा भैया तुम ज्यादा विरोध कर रहे हो, काम करते हैं तुम्हें हम पकड़ लेते हैं, और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार, ये अरेस्ट हो गए, अरेस्टेड, ये गिरफ्तार। जैसे ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हुए, पंजाब की जनता भड़क गई। पंजाब की जनता ने डिसीजन लिया कि हम आने वाली 13 अप्रैल की तारीख को अमृतसर में एक ग्राउंड था, इसका नाम है जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग में बैठकर एक सभा लगाएंगे और विचार करेंगे कि क्यों डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, और इनको छुड़ाने को लेकर हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा डिसीजन लिया गया। तो अब याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान सुने, गांधी जी इस समय क्या थे? गांधी जी इस समय हुआ करते थे हरियाणा के पलवल में। हरियाणा के पलवल में थे गांधी जी। अब गांधी जी को जैसे ही पता चला कि सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार, सत्यपाल गिरफ्तार, तो गांधी जी ने हरियाणा के पलवल से एक ट्रेन पकड़ी फर्स्ट क्लास। कहां के लिए? अमृतसर के लिए। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई कि अगर ये इंसान गलती से आ गया पंजाब तो दंगे उठेंगे और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी जनता। तो एक काम करते हैं, गांधी जी को हरियाणा के पलवल से उठा लेते हैं, और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी गिरफ्तार। ये भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी है। गांधी जी
अरेस्टेड, गांधी जी वॉज अरेस्टेड। जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार हुए, लेकिन भाई तय तो हो चुका है कि जलियांवाला बाग में मीटिंग लगनी है, आप याद रखेंगे। अच्छा, उस समय पंजाब का जो एक अधिकारी हुआ करता था, इसका नाम था जनरल ओडायर। कौन था? जनरल ओडायर। इसमें एक ब्रिगेडियर हुआ करता था, ब्रिगेडियर आर डायर, उसको बुलवाया। क्यों बुलवाया अभी जानने वाले हैं अपन सारी बातें। तो अब याद रखेंगे 13 अप्रैल, ये एक ऐतिहासिक दिन है, इसे कोई नहीं भूलेगा, कोई भी नहीं। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जलियांवाला बाग एक ग्राउंड है अमृतसर में, जलियांवाला बाग। इतिहास में इस घटना को जाना जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। मैसेकर या जलियांवाला बाग ब्लड शेड कह सकते हैं अपन इसको, हत्याकांड। इसमें क्या हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली सारी की सारी जनता बैठी और सभा लगाने लगी। दिन था वैशाख पूर्णिमा का, आपको पता है पंजाब में तो वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। सारी जनता बैठी थी और पंजाब में लगा था उस समय क्या, मार्शल लॉ। क्या लगा था? कर्फ्यू लगा था, मार्शल लॉ लगा था। जनरल ओ डायर का साफ साफ कहना था कि पंजाब में किसी प्रकार की कोई सभा नहीं होगी, कोई व्यक्ति आपस में नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इनको लगा हम तो चुपचाप से बैठे जा रहे हैं, आके हमें कौन देखने वाला है। पता चल गया जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर ने तुरंत यहाँ एक अधिकारी भेजा, इसका नाम था ब्रिगेडियर आर डायर। और ब्रिगेडियर आर डायर 150 पुलिसकर्मियों के साथ आया। कितने पुलिसकर्मियों के साथ आया? 150 पुलिसमैन थे इसके साथ। और इसने बिना सोचे समझे जनता के ऊपर सीधी फायरिंग कर दी। सीधी फायरिंग। जैसी जनता के ऊपर सीधी फायरिंग हुई, इसमें कई लोग मारे गए, कई लोग। ये कितनी दर्दनाक घटना है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक बहुत बड़ी क्राउड मारी गई। इसका सबसे बड़ा दुख हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता है 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की। और आपको पता है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। आप लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। इसकी उपाधि त्याग दी। अब भारत की जनता नारेबाजी कर रही है, क्या आपने अन्याय किया है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये क्यों किया गया है ऐसा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है जांच करे देते हैं। आप सुनो ध्यान से, 10 अक्टूबर 1919 को अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास एक कमीशन बनाया, इसका नाम था हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा भैया कुछ नहीं, केवल 379 पीपल मारे गए हैं बस। जो कि हमने पहले बोल के रखा था मार्शल लॉ लगा है। आप क्यों इकट्ठे हुए हो? मार्शल लॉ में पता है आपको गोलियां बरसाने का अधिकार है, चला दूं गोलियां, हंटर कमीशन ने बोला। लेकिन भारतीय कह रहे हैं भैया 379 लोग नहीं मारे गए हैं, लोग तो बहुत मारे गए हैं, ये गलत रिपोर्ट है। लेकिन क्या करें, अंग्रेजों ने रिपोर्ट बनाई और गलत रिपोर्ट बना दी। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन बहुत खुश था जनरल ओ डायर से। आप याद रखेंगे गोली मारने का आदेश दिया है जनरल डायर ने, जनरल ओ डायर ने। और लेकिन जिसने गोलियां चलवाई थी जाकर उसका नाम था जनरल ब्रिगेडियर आर डायर। मैंने क्या कहा, पंजाब का अधिकारी है लेफ्टिनेंट, इसका नाम है जनरल ओ डायर। और जो पर्टिकुलर जाके जहां उस मैदान में गोलियां चलवाता है वो है आर डायर। वो कौन है? आर डायर। शब्द का अंतर है बहुत बड़ा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। वो है माइकल ओ डायर, ये है आर डायर, है ना। अच्छा, यहां गलती किसकी है, आर डायर की या ओ डायर की? आप सोच रहे होंगे सर आर डायर की है, नहीं। आर डायर तो आदेश का पालन करने आया है। ऑर्डर किसने दिया है? ऑर्डर दिया है ओ डायर ने। किसने दिया है? ओ डायर ने। तो जब ये रिपोर्ट बनी, इस रिपोर्ट में बताया गया कितने लोग मारे गए। ब्रिटिश प्रशासन खुश हो गया। लंदन में बुलाया गया भाई साहब को, और लंदन में बुलाकर आपको पता है जनरल ओ डायर को शेर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? जनरल ओ डायर को शेर की। बोला गया कि आप तो ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हैं, लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। किसकी उपाधि दी गई? जनरल ओ डायर को शेर की उपाधि दी गई, शेर। एग्जाम में पूछा गया है कि जनरल ओ डायर को इस घटना के बाद किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो शेर बोला गया ब्रिटिश प्रशासन का। लेकिन
कांग्रेस कैसे मान ले कि 379 लोग मारे गए। तो कांग्रेस ने कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी। आप याद रखेंगे कौन सी कमेटी बनी? तहकीकात, तहकीकात कमेटी बनी, तहकीकात, तहकीकात आयोग। आपसे पूछा जाएगा तहकीकात आयोग को बनाया किसने था? तो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, आप जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उसी के फाउंडर हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के जाने माने एक्टिव लीडर रहे हैं। इन्होंने बनाई तहकीकात कमेटी और पता चला कि इस घटना में लगभग 1300 लोग मारे गए हैं। कितने लोग मारे गए हैं? 1300। इस संपूर्ण घटना को एक व्यक्ति देख रहा था, इसका नाम था सरदार उधम सिंह। क्या नाम था? सरदार उधम सिंह। आप जानते हैं सरदार उधम सिंह का जन्म 1899 में पंजाब में हुआ। 20 साल की आयु थी। जैसे बड़े होते हैं, मार्च का महीना था, 1940 का सन था। 1940 में ये सीधे जाते हैं सरदार उधम सिंह कहां? लंदन में। और लंदन में एक हाउस है, इसका नाम है कॉक्सटन हाउस। कौन सा हाउस है? कॉक्सटन हाउस, कॉक्सटन हॉल। इस कॉक्सटन हॉल में बैठा था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर। और भैया जी मान के चलो, एक मोटी सी किताब लेते हैं सरदार जी, और इस किताब में बढ़िया खांचा बना के उसमें रखते हैं पिस्तौल अपनी, और सीधे एंट्री करते हैं कॉक्सटन हॉल में 1940 में। और माइकल ओडायर से बोलते हैं मुझे मीटिंग करनी है, और पिस्टन को कॉक करते हैं, सीधा माइकल ओडायर को मारते हैं। आप सोच के देखिए, 1919 में घटित हुई ये घटना, और 1940 में उधम सिंह के द्वारा लंदन के कॉक्सटन हॉल में मार दिया गया। किसको? आप याद रखेंगे, माइकल ओडायर को। कहते हैं ना, बैर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज का। 1940 में जैसे ही मारा गया, अब जाहिर सी बात है ब्रिटिश साम्राज्य इनको छोड़ेगा तो नहीं। तो आप याद रखेंगे 31 जुलाई 1940 को इंग्लैंड में एक जेल है, इसका नाम है पेंटोनविल जेल। पेंटोनविल जेल। और इस जेल में एक भारत के इतिहास का एक सितारा, इसका नाम है सरदार उधम सिंह, को फांसी की सजा दे दी गई। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की कितनी क्रूर घटना है, कितनी क्रूर घटना है ना। अब जलियांवाला बाग के बाद जो भी इवेंट है, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपका टाइम भी हो रहा है ना, और मेरी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तो नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, हैव अ गुड डे फ्रॉम माय साइड, बाय एंड टेक केयर।